अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक स्टार्ट की हुई है। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 है। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर रियल नंबर्स का रियल लाइफ के अंदर यूज़ बताया हुआ है। यहाँ पे इसके टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। ये थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं। अब दिखने में तो ये क्वेश्चंस काफ़ी बड़े बड़े हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखने में बड़े हैं, इनके अंदर कुछ नहीं है। ये काफ़ी ईजी क्वेश्चंस हैं। तो आइए इस एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके अंदर है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। यहाँ पे हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं और वो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब ये है कि वो मुसलसल है, उनके दरमियान कोई और इंटीजर नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 है, 6 है और 7 है। ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, इनके दरमियान और कोई इंटीजर नहीं है। 0, 1, 2 ये भी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। 10, 11 और 12 ये भी 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। अब इस तरह के हमारे पास कोई भी 3 इंटीजर्स हैं। यहाँ पे इन्होंने हमें इंटीजर्स नहीं बताए, हमने वो इंटीजर्स फाइंड करना है कि कौन से इंटीजर्स हैं। लेकिन उन इंटीजर्स के बारे में इन्होंने हमें एक कंडीशन बताई है। वो कंडीशन ये है कि इनका जो सम है वो 42 है। ठीक है जी। इस कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने ये बताना है कि वो इंटीजर्स कौन से हैं। हमसे पूछा ये हुआ है फाइंड द 3 इंटीजर्स, तो आप वो 3 इंटीजर्स बताएं। हम सबसे पहले फ़र्ज़ करेंगे कि हमारे पास कोई 3 इंटीजर्स हैं। उसके बाद हमारे पास जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है कि उनका सम 42 के बराबर है, उस कंडीशन को यूज़ करते हुए हम अपने तीनों इंटीजर्स फाइंड कर लेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन है। दिस इज सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम फर्ज करते हैं हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं। लेट द 3 consecutive इंटीजर्स आर, फर्ज करें जो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं वो हैं x, x+1, x+2। क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि वो इंटीजर्स कौन से हैं, हमने वो फाइंड करने हैं, तो इसीलिए उनको हम इस फॉर्म के अंदर लिख रहे हैं। पहला इंटीजर हमारे पास x है, उसके बाद उससे अगला जो इंटीजर होगा वो उससे एक नंबर ज़्यादा होगा, और उससे जो अगला इंटीजर होगा वो उससे मजीद एक नंबर ज़्यादा होगा। यानी कि पहला इंटीजर हमारे पास x होगा, उससे अगला इंटीजर x+1 होगा, और उससे अगला इंटीजर x+2 होगा। जैसे हमने पहले एग्जांपल देखी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर पहला इंटीजर 5 है तो उससे अगला इंटीजर होगा 5+1 यानी कि 6, और तीसरा इंटीजर होगा 5+2 यानी कि 7। इस तरह से हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। हमने अभी तीनों इंटीजर्स फाइंड करने हैं। उसके लिए हमें ये x की वैल्यू पहले मिलेगी, उसके बाद x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास पहला इंटीजर आएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो दूसरा इंटीजर आएगा, और यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास तीसरा इंटीजर आएगा। तो अब हम यूज़ करते हैं अपनी उस कंडीशन को जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन गिवन है वो बेसिकली इन तीनों इंटीजर्स के दरमियान रिलेशन है। वो रिलेशन यूज़ करके हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने तीनों इंटीजर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग इनका जो सम है वो 42 के बराबर है। तो x+1 प्लस x+2 इज इक्वल टू 42। ठीक है जी। अब ये तीनों हमारे पास जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं इनका सम 42 के बराबर है। अगर इनका सम 42 के बराबर है तो ये वाली जो साइड है इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए जो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं इनको हम पहले ख़त्म करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट x+1 प्लस x+2 इज इक्वल टू 42। अब देखिए इनके साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि इन ब्रैकेट्स के बाहर यहाँ भी प्लस है और इधर भी प्लस है, तो इनके जो साइन है ये वही रहने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक x यहाँ पे है, एक इधर है और एक इधर है, 3 x है टोटल। तो हमारे पास ये तीनों x ऐड होके हो जाएंगे 3x। ठीक है। उसके बाद x के बगैर हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 2 हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है। इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो इनका आंसर आएगा 3, और उसके बाद ये सब कुछ बराबर है 42 के। ठीक है जी। यहाँ पे हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया इस तरह से, और ये एक्सप्रेशन चेंज हो गई है 3x+3 के अंदर। उसके बाद ये जो 3 है इसको आप उधर ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 3x इज इक्वल टू 42 माइनस 3। आप इनको कैलकुलेट करें तो आंसर आएगा 39 यहाँ पे। दिस इम्प्लाइज दैट 3x इज इक्वल टू 39। आपने यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी तो x को अकेला बचाना है। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको आप दोनों साइड्स के ऊपर आप डिवाइड करवाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 39/3।
आप इनको अगर डिवाइड करवाएं 13 3s are 39, तो x की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी 13। ठीक है जी, x की वैल्यू 13 है। हमने ये कहा था कि हमने अगर ये तीनों इंटीजर्स फाइंड करने हैं तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है उसकी हेल्प से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद ये जो तीनों हमारे पास इंटीजर्स हैं इनके अंदर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। हम अब अपने तीनों इंटीजर्स फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हमारा फर्स्ट इंटीजर जो है वो x के बराबर है, तो हम इसको लिख देते हैं फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x, और x की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है वो है 13। उसके बाद हमारे पास सेकंड इंटीजर है, दिस इज सेकंड इंटीजर, और सेकंड इंटीजर बराबर है x प्लस 1 के। x की वैल्यू हमारे पास 13 है, 13 यहाँ पे पुट करें और प्लस 1 है तो ये 14 हमारे पास दूसरा इंटीजर है। उसके बाद हमारे पास थर्ड इंटीजर, इनको कैलकुलेट करने के बाद इनको हम वेरीफाई भी कर लेंगे। जो हमारा थर्ड इंटीजर है वो है x प्लस 2, x की वैल्यू इसमें भी पुट करें, x की वैल्यू 13 है और उसके बाद 2 यहाँ पे आपने ऐड करना है तो आपके पास आंसर आएगा 15। तो आपके पास जो तीन इंटीजर्स हैं वो हैं 13, 14 और 15। ये कंसेक्टिव भी हैं, यानी कि एक दूसरे के बाद ये मुसलसल आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस 3 इंटीजर्स आर 13, 14 एंड 15। अगर आप इन तीनों को ऐड करें तो आपके पास जो आंसर है वो 42 आता है। ठीक है जी, ये वो तीन इंटीजर्स हैं जो कि गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि इनका जो सम है वो 42 के बराबर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा हुआ था कि आप ऐसे तीन इंटीजर्स फाइंड करें जो कि कंसेक्टिव हैं और उनका सम 42 के बराबर है। तो हमने सबसे पहले वो तीन इंटीजर्स फर्ज किए हैं, x, x प्लस 1 और x प्लस 2। हमने इनको x, x प्लस 1 और x प्लस 2 इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताया हुआ था कि ये तीनों कंसेक्टिव हैं, यानी कि एक दूसरे के बाद ये कंटिन्यूसली आ रहे हैं, इनके दरमियान और कोई नंबर नहीं है। उसके बाद हमारे पास एक और कंडीशन गिवन थी कि इन तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स का जो सम है वो 42 है। फिर हमने वो कंडीशन यूज़ की, उस कंडीशन को यूज़ करते हुए हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की है और x की वैल्यू की हेल्प से हमने फिर तीनों इंटीजर्स फाइंड कर लिए। और ये ऐसे तीन इंटीजर्स हैं जो कि कंसेक्टिव भी हैं और इनका सम 42 भी है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें एक ट्रायंगल गिवन है और इस ट्रायंगल की ये वाली जो साइड है AC, इसकी हमें लेंथ पता है और हमें इस ट्रायंगल का एरिया पता है। हमने इस ट्रायंगल की ये वाली जो साइड है, साइड AB, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम यहाँ से देख लेते हैं। द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC। हमारे पास राइट एंगल्ड ट्राइंगल है ABC in which the length of the side AC is square root of 3 plus square root of 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, हमारे पास लेंथ है इस साइड की। The area of the triangle ABC is 1 plus square root of 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारे पास इस पूरी ट्रायंगल का जो एरिया है वो भी मौजूद है। तो हमने अब जो चीज़ फाइंड करनी है वो आगे बताई हुई है। फाइंड द लेंथ AB in the form a into square root of 3 plus b into square root of 5 सेंटीमीटर where a and b are integers। तो यहाँ पे हमसे जो पूछा हुआ है वो है साइड AB की लेंथ, और इसकी जो हमने लेंथ फाइंड करनी है वो भी एक स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर हमने फाइंड करनी है। वो इस तरह से फाइंड करनी है कि हमारे पास यहाँ पे एक इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर a, उसके बाद 3 का स्क्वायर रूट होना चाहिए, उसके बाद प्लस होना चाहिए, उसके बाद एक और इंटीजर होना चाहिए और यहाँ पे 5 का स्क्वायर रूट होना चाहिए और सेंटीमीटर होना चाहिए साइन, यानी कि इसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर होना चाहिए। सेंटीमीटर्स के अंदर लेंथ हमने कैलकुलेट करनी है। और उसके बाद जो a और b है इनके बारे में भी आगे लिखा हुआ है कि जो a और b है ये इंटीजर्स हैं। अब यहाँ पे हम इस ट्रायंगल का जो एरिया है उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसके अंदर हमें जो वैल्यूज़ गिवन है वो पुट करेंगे और अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले एरिया का फार्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, अब ये जो साइन है ये ट्राइंगल का साइन है, ट्राइंगल ABC का जो एरिया है वो बराबर है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये हाइट होती है। ठीक है, ये हमारे पास होता है फार्मूला इस ट्रायंगल के एरिया का,
ट्राइंगल का एरिया जो ये बराबर होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस और हाइट की जो लेंथ्स होती हैं वो हमने इधर पुट करनी होती है, तो हमारे पास एरिया आता है। अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें गिवन है, तीसरी हमने फाइंड करनी है। हमें बेस पता है, ठीक है जी, जो बेस की वैल्यू है यानी कि AC की जो लेंथ है वो हमें यहाँ पे गिवन है, वो इधर पुट कर देंगे। और उसके बाद जो ट्राइंगल ABC का एरिया है ये भी हमें पता है, हमें यहाँ पे ये गिवन एरिया ये इधर पुट करेंगे, एरिया की वैल्यू, बेस की वैल्यू या बेस की लेंथ हम यहाँ पे पुट करेंगे, और जो हाइट है ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे इसी फार्मूला से। तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज, बाय पुटिंग वैल्यूज। तो जो एरिया की वैल्यू है वो हमारे पास है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15, और उसके बाद हमारे पास 1/2 है, और उसके बाद हमारे पास बेस है, बेस की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे गिवन है AC की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है, ये हमारे पास बेस की वैल्यू है। और हाइट इसकी जो है ये हमने अब कैलकुलेट करनी है, तो इसको हम लिखते हैं मेजर ऑफ द साइड AB, ठीक है जी, यही चीज़ हमने अब कैलकुलेट करनी थी। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा हुआ था फाइंड द लेंथ AB, ठीक है जी, AB की हमने लेंथ कैलकुलेट करनी थी। M यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया कि यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि जो AB साइड है उसका हम मेजर ले रहे हैं या फिर उसकी हम लेंथ ले रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये जो 2 है इसको हम इधर ले जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके साथ, और उसके बाद ये जो हमारे पास टर्म है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको अगर हम इधर ले जाएं तो यहाँ पे जाके ये डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ ये टर्म बच जाएगी और यही वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम यहाँ पे लिखते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, ये वाली हमने वैल्यू यहाँ पे अकेली बचानी है, तो इसको हम लिख देते हैं मेजर ऑफ द साइड AB, दिस इज इक्वल टू, इस साइड के ऊपर ये वैल्यू मौजूद है, ये है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15, और उसके बाद जो 2 है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो ये वाली टर्म है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, यानी कि इसके नीचे हमें ये लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इसको हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ इतना काम किया है कि जो मेजर ऑफ AB था वो पहले इक्वल की साइड के ऊपर लिखा हुआ था, इसको हमने सिंपली इक्वल की साइड के ऊपर लिख दिया, या फिर ये समझें कि इस पूरी साइड को हमने इधर शिफ्ट कर दिया है, इस अकेले को हमने उधर शिफ्ट कर दिया है। उसके बाद जो AB के साथ ये टर्म्स लिखी हुई थी इनको हम दूसरी साइड के ऊपर ले गए, यहाँ पे ये 2 डिवाइड हो रहा था तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो गया, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी साइड के ऊपर जाके ये यहाँ पे डिवाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पे रैशनल नहीं है, दोनों साइड्स हैं, यानी कि यहाँ पे एक बाइनोमियल साइड है, तो अब हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। जब रैशनलाइज कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारे पास AB की लेंथ आ जाएगी और वो लेंथ इसी फॉर्म के अंदर आ जाएगी। तो हमने अब इसको करना है रैशनलाइज, उसके लिए जो 2 है इसको आप बाहर इस साइड के ऊपर लिख दें पहले, और उसके बाद लिख दें 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15, और उसके बाद नीचे हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब इसको रैशनलाइज करने के लिए इसका जो कॉन्जुगेट है उसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करवाना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है जी। मल्टीप्लाई भी इसको हमने करवा दिया है इसके कॉन्जुगेट को, और हमने इसको डिवाइड भी करवा दिया है। उसके बाद आपने इस ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है और इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 2 यहाँ पे हम वैसे लिख देते हैं, 1 को आप पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो ये दोनों वैसे ही आएंगे, और उसके बाद आप स्क्वायर रूट ऑफ 15 को अगर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो एक चीज़ और नोट करें कि स्क्वायर रूट ऑफ 15 जो इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे हम जो इंडाइसिस के लाज थे या रेडिकल के लाज थे वो हम अब यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 15 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो साइन देखें दोनों के साथ प्लस है तो इधर प्लस आएगा, और इनका जो स्क्वायर रूट है वो 1 हो जाएगा, और ये 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 15 मल्टीप्लाई होकर दोनों हो जाएंगे 45, ठीक है जी। उसके बाद आप स्क्वायर रूट ऑफ 15 को अगर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो इनके साथ ओवरऑल साइन माइनस का आएगा, इनका भी स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा, और ये 5 और 15 मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे 75, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 75 आएगा, और ब्रैकेट क्लोज कर दें, और डिनोमिनेटर के अंदर आप अगेन वही टर्म लिख दें, बल्कि वही टर्म लिखने की बजाय हम इनके ऊपर एक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखें टर्म्स दोनों सेम हैं, इधर भी वही टर्म्स हैं, इधर भी दोनों वही टर्म्स हैं, एक बार ये प्लस हो रही हैं और इधर ये माइनस हो रही हैं। जब इस तरह से हमारे पास 2 टर्म्स हो, एक बार प्लस हो रही हैं एक बार माइनस हो रही हैं, तो उनके ऊपर हम अप्लाई करते हैं फार्मूला
ये फार्मूला हम अपनी पिछली एक्सरसाइज के अंदर काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं। तो फार्मूला ये होगा कि हमने पहली टर्म का स्क्वायर लेना है, उसके बाद माइनस, और उसके बाद दूसरी टर्म का हमने स्क्वायर लेना है, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यानी कि पहली टर्म का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, उसके बाद हमने माइनस लगाना होता है, और जो दूसरी टर्म होती है ये वाली, इसका हमने फिर स्क्वायर लेना होता है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है मेजर ऑफ ए बी, दिस इम्प्लाइज दैट मेजर ऑफ द साइड ए बी इज इक्वल टू, उसके बाद जो 2 है इसको आप वैसे यहीं पे रहने दें, ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये वैसे ही आएगा। उसके बाद हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, उसके बाद ये जो 45 है इसे हम लिख सकते हैं 9 इंटू 5, तो इसको आप लिख दें 9 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 5। अब ये हमने क्यों लिखा है 9 इंटू 5, वो इसलिए लिखा है कि जो 9 है इसका हमारे पास जो स्क्वायर रूट होता है उसका हमारे पास एग्जैक्ट आंसर मौजूद है जो कि 3 के बराबर है, तो इसलिए इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास माइनस है, और 75 को आप लिख सकते हैं 25 इंटू 3। इसको भी हमने इस फॉर्म में 75 को इसलिए लिखा है कि जो हमारे पास 25 है इसका हमारे पास स्क्वायर रूट जो है वो 5 के बराबर आता है, जो हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। ब्रैकेट क्लोज कर दें, और डिनोमिनेटर के अंदर आप देखें तो जो ये स्क्वायर है ये इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, तो पीछे सिर्फ 3 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस है, और जो 5 है इसका भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, तो पीछे हमारे पास सिर्फ 5 बचेगा। तो ये यहाँ पे बराबर हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ पे हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास माइनस 5 का स्क्वायर रूट है, और यहाँ पे हमारे पास जो ये 9 है इसका स्क्वायर रूट जो है वो 3 आ जाएगा, प्लस का साइन है, और 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा, और जो 5 है इसके ऊपर स्क्वायर रूट वैसे ही आएगा। ठीक है। यहाँ पे हमने रेडिकल का लॉ यूज़ किया है कि नीचे 2 नंबर थे, ऊपर इसके स्क्वायर रूट था, हमने स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर अलग-अलग किया, 5 के ऊपर अलग और 9 के ऊपर अलग, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 के बराबर आ गया, और 5 के ऊपर स्क्वायर रूट वैसे का वैसा आ गया। इधर भी हम वही करेंगे, पहले साइन लगा लेते हैं माइनस का, उसके बाद इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट अलग करेंगे, 25 के ऊपर अलग और 3 के ऊपर अलग। 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5, और 3 के ऊपर स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रैकेट है वो भी आ जाएगी। और उसके बाद नीचे हमारे पास देखें जो 3 है और 5 है इन दोनों के साइंस डिफरेंट हैं, तो माइनस होंगे। 5 में से अगर आप 3 माइनस करें तो हमारे पास 2 बचता है, लेकिन जो साइन है वो आएगा बड़े नंबर वाला, यानी कि माइनस का साइन आएगा। उसके बाद आप इस -2 के 2 के साथ डिवाइड करवा सकते हैं, ये -1 टाइम्स इसको डिवाइड करेगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे बाहर माइनस आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, यहाँ पे हमारे पास 5 स्क्वायर रूट्स ऑफ 3 हैं, लेकिन इन दोनों के साइंस है डिफरेंट, तो इसलिए ये माइनस होंगे। अगर हम 5 स्क्वायर रूट्स ऑफ 3 में से एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस करें तो पीछे बचेंगे 4 स्क्वायर रूट्स ऑफ 3, लेकिन उनके साथ साइन आएगा माइनस का, क्योंकि बड़े नंबर के साथ साइन है माइनस का। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। उसके बाद ये जो स्क्वायर रूट्स ऑफ 5 हैं इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे 3 मौजूद हैं और यहाँ पे सिर्फ 1 मौजूद है, लेकिन साइंस डिफरेंट हैं, तो ये माइनस होंगे। 3 में से अगर आप एक स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस कर दें तो पीछे बचेंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, लेकिन साइन प्लस का है क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं +2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है दिस इम्प्लाइज दैट, देखें स्टार्ट हमने इससे लिया था तो यही पहले लिखते हैं, मेजर ऑफ द साइड ए बी इज इक्वल टू, उसके बाद जो माइनस है इससे आप मल्टीप्लाई करवा दें अंदर, तो साइन इनके चेंज हो जाएंगे। जो -4 है ये प्लस का 4 हो जाएगा, और आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट, और जो प्लस है वो प्लस माइनस का हो जाएगा, और 2 आ जाएगा, और साथ हमारे स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लेंथ है वो अब इसी फॉर्म के अंदर आ चुकी है जैसे उन्होंने हमसे पूछी थी, लेकिन यहाँ पे प्लस था क्वेश्चन के अंदर, तो हम यहाँ पे प्लस बना देते हैं। तो उसके लिए हम इसको लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट मेजर ऑफ द साइड ए बी इज इक्वल टू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, इस माइनस की जगह आप प्लस लिख दें, और ये जो माइनस है ये आप 2 के साथ अलग लिख दें ब्रैकेट के अंदर, और साथ है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है जी। अब हमारे पास जो लेंथ है वो एग्जैक्ट इसी फॉर्म के अंदर आ चुकी है जैसे उन्होंने हमसे पूछा था कि यहाँ पे प्लस आना चाहिए, यहाँ पे 3 का स्क्वायर रूट होना चाहिए, यहाँ पे 5 का स्क्वायर रूट होना चाहिए, और एक इंटीजर यहाँ होना चाहिए, एक इंटीजर यहाँ होना चाहिए। वही दोनों इंटीजर्स हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसके अंदर हमने तकरीबन वही कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए हैं जो हम इससे पिछली एक्सरसाइज के अंदर पहले यूज़ कर चुके हैं। तो हमें यहाँ पे 2 चीज़ें गिवन थी, ट्रायंगल का एरिया गिवन था और एक उसकी साइड की लेंथ गिवन थी। हमने इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से
इसकी दूसरी एक साइड की लेंथ फाइंड करनी थी। तो हमने यहाँ पे ट्रायंगल का जो एरिया है उसका फार्मूला यूज़ किया है, उसके अंदर हमने जो वैल्यूज हमें पता थी वो पुट कर दी और जो पता नहीं थी जो फाइंड करनी थी वो हमने उसी फार्मूला से फाइंड कर लिया बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। और हमारे पास जो साइड है, साइड ए बी, उसकी लेंथ आ चुकी है। और एक चीज़ और भी आप नोट करें कि उन्होंने हमें एक तो ये फॉर्म दी थी कि इस फॉर्म में लेंथ फाइंड करें, उस फॉर्म में तो हमारी लेंथ फाइंड हो गई है, लेकिन साथ उन्होंने हमें यूनिट्स भी दिए थे कि साथ ही यूनिट्स भी होने चाहिए। तो क्योंकि हम लेंथ फाइंड करें तो लेंथ जो है उसका एक यूनिट भी होता है, तो यूनिट भी साथ यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। इसका यूनिट है सेंटीमीटर। ठीक है जी। हमें कैसे पता कि सेंटीमीटर आएगा? हमें इस तरह से पता चला कि हमें जो साइड गिवन थी उसके साथ भी सेंटीमीटर था और जो हमें एरिया गिवन था उस एरिया के साथ भी सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो इसीलिए ऑब्वियसली जो हमारी लेंथ निकलनी है साइड ए बी की उसके भी साथ सेंटीमीटर ही आना है। तो सेंटीमीटर यहाँ पे लिखना ज़रूरी है क्योंकि हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं, तो जो लेंथ है उसके साथ यूनिट का आना ज़रूरी होता है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन सिंपल सा ही है, जैसे हम पहले पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं कि हमने रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करना है। बस इसमें फ़र्क ये है कि इसमें जो मेजरमेंट्स दी हुई हैं उनके अंदर साइड्स इन्वॉल्व की हुई हैं उन्होंने। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ए रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 मीटर एंड 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर। हमारे पास जो रेक्टेंगल है उसकी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ्स हमें दी हुई हैं। ये उसकी लेंथ है और ये उसकी विड्थ है। क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो जो बड़ा नंबर होता है उसे हम लेंथ कहते हैं और जो छोटा नंबर होता है उसे हम विड्थ कहते हैं। अगर हमें इसकी साइड्स की लेंथ्स दी हो तो उसके बाद हमसे ये पूछा हुआ है एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म a प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। हमने रेक्टेंगल का एरिया भी फाइंड करना है और उसके बाद हमने रेक्टेंगल का जो एरिया है उसको हमने इस फॉर्म के अंदर भी चेंज करना है, यानी कि एक इंटीजर होना चाहिए, उसके बाद प्लस होना चाहिए, फिर दूसरा इंटीजर होना चाहिए और फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट होना चाहिए। ठीक है, तो इस फॉर्म के अंदर हमने एरिया को लिखना है। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन है। हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चन। सबसे पहले हम ड्रा कर लेते हैं अपनी रेक्टेंगल को। जो रेक्टेंगल है इस उर्दू में मुस्ततील कहते हैं और हमारे पास इस तरह से हमारी रेक्टेंगल है। ठीक है जी। एक इसकी जो बड़ी साइड है इसे हम लेंथ कहते हैं। ये हमारे पास लेंथ है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 और जो विड्थ है वो ये है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है जी। ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है उसका हमारे पास एक फार्मूला होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। ठीक है जी। लंबाई ज़रब चौड़ाई, सिंपल सा फार्मूला है, यानी कि लंबाई मल्टीप्लाइड बाय चौड़ाई यानी कि लेंथ इनटू विड्थ। ये हमारे पास इसका एरिया होता है। तो हमारे पास जो एरिया है वो बराबर होगा लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ की वैल्यू ये हमारे पास ये लिख देते हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 और जो हमारे पास विड्थ है वो ये है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। उसके बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। दिस इज इक्वल टू, सबसे पहले आप 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। 2 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा, माइनस 2 जब इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 8 हो जाएगा, या फिर इसको हम वैसे लिख देते हैं 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2। ठीक है, जो 2 है इसको हम साथ वैसे लिख रहे हैं क्योंकि हमने ये जो नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 2 पड़ा हुआ इसको हमने कैंसिल करना है ऊपर स्क्वायर रूट ऑफ 2 बना के। अभी कैसे बनाएंगे ये हम नेक्स्ट लाइन के ऊपर देखेंगे। हमने 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, उसके बाद आप स्क्वायर रूट ऑफ 18 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 18। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे साइन प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे साइन माइनस आएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 18 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैसे ही आएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ। ठीक है जी। उसके बाद दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 10 है इसको वैसे लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास माइनस और उसके बाद 4 है इसको वैसे लिखेंगे और जो हमारे पास ये 2 है इस 2 को हमने अब चेंज करना है। हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास 2 हो तो उस 2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं या फिर इन दोनों का जो स्क्वायर रूट है उसको आप 1 कर दें तो नीचे वाले जो नंबर्स हैं मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएंगे और जो 4 है इसका स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2 इज इक्वल टू 2। तो इसीलिए हम 2 को इस तरह से लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पे हम इस 2 की जगह लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर यहाँ पे नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये दोबारा लिख देते हैं
यहाँ पे हमने 2 को इस फॉर्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसलिए चेंज किया है कि हमने इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को जो नीचे मौजूद है इसको हमने कैंसिल करना था यहाँ से। उसके बाद ही हमारे पास प्लस 5 इंटू जो स्क्वायर रूट ऑफ 18 है, अब 18 की जगह हम लिखेंगे 9 इंटू 2। ठीक है जी। अब 18 को हमने चेंज कर दिया 9 इंटू 2 के अंदर, क्योंकि जो 9 है इसका स्क्वायर रूट 3 होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा और स्क्वायर रूट सिर्फ 2 के ऊपर रह जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास माइनस और उसके बाद 4 है, और जो 18 है इस 18 को भी हम लिखेंगे 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट है। ये हमारी कैलकुलेशन है, इसे हम यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लाइन है, यहाँ पे हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको भी लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले 10 है, उसके बाद माइनस है। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक स्क्वायर रूट ऑफ 2 नीचे से और एक ऊपर से, और यहाँ पे आ जाएगा -4 और साथ आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2, उसके बाद है +5 और जो 9 है इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास 3 और 2 का स्क्वायर रूट उसके ऊपर वैसे ही आ जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद ये हमारे पास माइनस, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ कैंसिल होगा इस तरह से कि आप इसको 4 लिखें, स्क्वायर रूट उधर दोनों के ऊपर अलहदा करें, 9 के ऊपर अलहदा कर दें और 2 के ऊपर अलहदा कर दें और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये दोनों अब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास 10 है, उसके बाद माइनस है और यहाँ पे हमारे पास है 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और उसके बाद है प्लस 5 3 = 15 और साथ ही इसके स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और उसके बाद है हमारे पास माइनस, और ये जो हमारे पास 4 है ये तो वैसे ही आएगा, लेकिन जो 9 है इसका स्क्वायर रूट आएगा 3। ठीक है जी। 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया और जो 2 का स्क्वायर रूट नीचे है और जो ऊपर है ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो ये फिर हमारे पास जो एरिया है ये इस तरह से आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 10 वैसे ही आएगा, फिर है हमारे पास माइनस, और यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट ऑफ 2 4 है और यहाँ पे 15 है, लेकिन इन दोनों के साइंस हैं डिफरेंट, तो इसलिए माइनस होंगे। 15 में से 4 माइनस करें तो पीछे बचेंगे 11, यानी कि 11 बचेंगे स्क्वायर रूट्स ऑफ 2, लेकिन उनके साथ साइन आएगा प्लस का, क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस है। तो यहाँ पे अब प्लस आएगा 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास -4 3 = 12। उसके बाद हमारे पास जो एरिया है वो बराबर आ जाएगा इस तरह से कि आप देखें अब हमारे पास जो नंबर्स हैं, एक हमारे पास 12 है, एक हमारे पास 10 है, लेकिन इनके साइंस डिफरेंट हैं। तो बड़े में से छोटे को माइनस करें 2 आएगा, लेकिन साइन आएगा बड़े नंबर वाला यानी कि माइनस। ये दोनों अब सॉल्व होके -2 हो गए, सिर्फ पीछे ये बच गया +11 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये है जी हमारे पास इसका एरिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें 2 चीज़ें गिवन थी, एक हमें लेंथ गिवन थी, एक हमें विड्थ गिवन थी। हमने एरिया का फार्मूला यूज़ किया, जो रेक्टेंगल है उसका एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। अब जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसके अंदर हमने ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला यूज़ किया था, जो कि इससे डिफरेंट फार्मूला था। रेक्टेंगल का एरिया हम इस तरह से फाइंड करते हैं, लेंथ की वैल्यू और विड्थ की वैल्यू इसमें पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया, इसके ऊपर हमने रेडिकल के लाज अप्लाई किए और एंड के ऊपर हमने आंसर निकाल लिया। अब आप देखें क्वेश्चन में जो लेंथ और विड्थ गिवन है उनके साथ यूनिट भी लिखा हुआ है मीटर, इधर मीटर लिखा हुआ है, इधर भी मीटर लिखा हुआ है। क्योंकि आपकी जो साइड्स हैं वो मीटर के अंदर है, तो आपका जो एरिया है इसके साथ आएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब मीटर स्क्वायर यहाँ पे क्यों आया है, वो इसलिए आया है कि आपने एक लेंथ को मल्टीप्लाई करवाया, एक विड्थ को मल्टीप्लाई करवाया, एक मीटर इसका एक मीटर इसका, यानी कि 1 m इसके साथ 1 m इसके साथ, जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो आपके पास आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है। इसलिए जब आप एरिया फाइंड करते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो यूनिट होता है उसके ऊपर स्क्वायर आता है। पिछला जो क्वेश्चन था उसकी स्टेटमेंट के अंदर एरिया था और उसका एरिया था सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, और उसके ऊपर स्क्वायर भी था सेंटीमीटर के ऊपर। यहाँ भी मीटर और मीटर के ऊपर स्क्वायर भी है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आप एक चीज़ और भी नोट करें जो कि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के बिल्कुल एंड के ऊपर लिखी हुई थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने एरिया तो फाइंड करना था, लेकिन एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म a + b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। आपने इस फॉर्म के अंदर एरिया को एक्सप्रेस करना था, जो कि हमने यहाँ पे कर दिया है। एक इंटीजर होना चाहिए था, आ गया। उसके बाद प्लस होना चाहिए था, वो भी आ गया। उसके बाद एक और इंटीजर होना चाहिए था, वो भी आ गया। और उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 होना चाहिए था, वो भी यहाँ पे आ गया। जिस फॉर्म के अंदर उन्होंने हमसे एरिया पूछा था उसी फॉर्म के अंदर हमने एरिया उनको एक्सप्रेस करके दिखा दिया है। सिर्फ यहाँ पे एरिया फाइंड कर लेना काफ़ी नहीं है। हम एरिया फाइंड कर लेते, इसकी फॉर्म कोई और होती तो वो काबिल कबूल ना होती, उसके हमें एग्ज़ाम के अंदर पूरे नंबर नहीं मिलेंगे।
पूरे नंबर उस आंसर के मिलेंगे जो उसने क्वेश्चन में पूछा है। अगर उसी फॉर्म के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं तो तब हमें पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसी फॉर्म के अंदर एरिया को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर हमने दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम 68 हो और उनका डिफरेंस 22 हो। इसके अंदर हम ये प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे कि सबसे पहले हम वो दो नंबर्स को फर्ज कर लेंगे, एक को नंबर ए कह देंगे, दूसरे को नंबर बी कह देंगे। उसके बाद ये दोनों कंडीशंस यूज़ करेंगे, यानी कि उनका सम 68 है और डिफरेंस 22 है। इन दोनों कंडीशंस को यूज़ करके फिर कैलकुलेशन करेंगे और दोनों नंबर्स को हम फाइंड कर लेंगे। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। हेयर इज अवर सोल्यूशन टू द क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम दो नंबर्स फर्ज करते हैं। लेट द नंबर्स आर ए एंड बी। फर्ज करें नंबर्स हैं ए और बी। अब क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ गिवन है हमने अब वो लिखनी है एज गिवन। जैसे कि हमें गिवन है कि इन दोनों का सम जो है वो 68 है एंड इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 22 है। ठीक है, जिसे आप नेम दें एक्सप्रेशन नंबर 1 का। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है जी, ये दोनों कंडीशंस हैं और ये दोनों कंडीशंस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। आपने दो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम 68 हो। इन दोनों का सम 68 है और उनका जो डिफरेंस है वो 22 हो, तो इनका डिफरेंस जो है वो 22 है। हमने ऐसे नंबर्स ए और बी अब फाइंड करने हैं। इनको फाइंड करने के लिए हमें जो दोनों इक्वेशंस मिली हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे और ए और बी की हम वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एडिंग 1 एंड 2। अब जो दोनों इक्वेशंस हैं इनको हम ऐड करते हैं। आप पहले इक्वेशन 1 को लिखें, a प्लस बी इज इक्वल टू 68 है। उसके बाद ऐड कर दें आप दूसरी इक्वेशन को, a माइनस बी इज इक्वल टू 22। ठीक है जी, हम यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। पहली इक्वेशन लिख दी, दूसरी लिख दी। यहाँ पे एक a है, यहाँ पे दूसरा a है, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे 2a। यहाँ पे प्लस का b है, यहाँ पे माइनस का b है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे 90 के बराबर। ठीक है जी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट। अब इस पूरी कैलकुलेशन से हमें पता चला कि जो 2a है ये बराबर है 90 के। यहाँ से अगर आप 2 को दोनों साइड्स के ऊपर डिवाइड करवा दें तो 2 1s are 2 एंड 2 45s are 90। तो हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि जो a है उसकी वैल्यू आ चुकी है 45। ठीक है जी, पहला हमारे पास नंबर जो है वो 45 है। उसके बाद हमने कैलकुलेट करना है अपना दूसरा नंबर। तो दूसरे नंबर को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास a की वैल्यू 45 आई है, इसको आप या तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें या फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। दोनों में से जिसमें भी पुट करेंगे आंसर एक ही आएगा। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। यहाँ पे अब लिखते हैं पुटिंग a इज इक्वल टू 45 इन 1 के अंदर हम a को 45 पुट कर दें। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 इम्प्लाइज दैट। 1 से हमें ये रिजल्ट मिलेगा कि जो a है इसकी जगह आप 45 पुट कर दें और जो b है इसको आप वैसे रहने दें और उधर है हमारे पास 68। तो यहाँ पे हमारे पास जो b है ये यहीं पे रह जाएगा, 68 भी इधर ही रह जाएगा और जो 45 इधर प्लस का है उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, अगर इन दोनों का माइनस करें तो हमारे पास जो b की वैल्यू है वो आती है 23। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा नंबर है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 45 एंड 23। हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर्स थे वो आ गए हैं 45 और 23। इनको अगर आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। अगर आप 45 और 23 को ऐड करें तो आंसर इनका आएगा 68 और अगर आप इन दोनों को माइनस करें तो इनका आंसर आएगा 22, इनकी सब्ट्रैक्शन का आंसर। ठीक है जी, तो आपके पास दोनों नंबर्स आ गए हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले उन्होंने ये बताया हुआ था कि हमारे पास दो नंबर्स हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि इसके ऊपर है दो कंडीशंस। पहली कंडीशन ये है कि उन दोनों नंबर्स का जो सम है वो 68 हो। दूसरी कंडीशन ये है कि इनका जो डिफरेंस है वो 22 होना चाहिए। तो दोनों कंडीशंस को हमने दोनों इक्वेशंस बना दिया। फिर दोनों इक्वेशंस को कैलकुलेट करके हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड कर ली, यानी कि हमारे जो दोनों नंबर्स है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो गए। तो हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अगेन स्टेटमेंट तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन इसके अंदर हमने 2-3 लाइनों का ही काम करना है। यहाँ पे हमें टेम्परेचर गिवन है जो कि डिग्री सेल्सियस में है, उसको हमने डिग्री फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है और उसका फार्मूला भी हमें यहाँ पे गिवन है। तो हमारे पास क्वेश्चन 5 है, इसको हम पढ़ते हैं। द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024, यानी कि 2024 की जो गर्मियाँ थी या जो गर्मी का सीज़न था
उस वक्त जो वेदर था वो काफ़ी गर्म था। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस। तो टीवी के ऊपर जो ज़्यादा दर्जा हरारत आया वो आया 48 डिग्री सेल्सियस। तो हमने अब करना क्या है, बाय यूजिंग द फार्मूला दिस वन, आप इस फार्मूला को यूज़ करते हुए फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहीट स्केल। तो आप टेम्परेचर को फ़ारेनहीट के अंदर फाइंड करें। यहाँ पे हमें जो टेम्परेचर गिवन है वो डिग्री सेल्सियस में है और ये हमने फार्मूला यूज़ करना है। इस फार्मूला को यूज़ करके हमने यहाँ पे डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर पुट करना है और उसको डिग्री फ़ारेनहीट में हमने चेंज कर देना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हेयर इज़ अवर सोल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। वो है हमारे पास 48 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। और उसके बाद हमें फार्मूला भी गिवन है। फार्मूला हमारे पास जो है वो हमें वैल्यू देता है डिग्री फ़ारेनहीट के अंदर और ये बराबर है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इसी फार्मूला को यूज़ करके हम डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहीट में टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। अगर हमें टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहीट में दिया हो तो इसी फार्मूला के अंदर हम यहाँ पे फ़ारेनहीट वाला टेम्परेचर पुट करेंगे और 32 को हम इधर ला के माइनस कर देंगे और 9/5 जो है इसको भी इधर ले आएंगे, 5 को इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे और 9 को इधर हम ओवरऑल डिवाइड करवा देंगे। तो इस तरह से हमारा जो टेम्परेचर है ये फ़ारेनहीट से डिग्री सेल्सियस के अंदर भी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे हमने अब ये वैल्यू पुट करनी है डिग्री सेल्सियस के अंदर हमें जो टेम्परेचर गिवन है उसकी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं दिस इम्प्लाइज दैट डिग्री फ़ारेनहीट टेम्परेचर इज इक्वल टू 9/5। उसके बाद डिग्री सेल्सियस की वैल्यू ये पुट करेंगे 48 और उसके बाद हमारे पास प्लस 32। उसके बाद 9 और 48 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहीट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 432, ठीक है जी। अगर आप 9 और 48 को मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आता है 432। नीचे हमारे पास 5 है और साथ है हमारे पास 32। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है। यहाँ पे फ्रैक्शन है, यहाँ पे नंबर है, तो इसको भी हम फ्रैक्शन बना देते हैं। इसके डिनोमिनेटर के अंदर है 1, तो 5 और 1 का हमें अब एलसीएम लेना है। तो 5 और 1 का जो एलसीएम होता है वो हम जानते हैं कि वो 5 के ही बराबर होता है। तो 5 आएगा इसके एलसीएम, दिस इज इक्वल टू डिनोमिनेटर के अंदर 5। और उसके बाद आपने अगर इसको कैलकुलेट करना है तो इसका मेथड ये होता है कि आप 5 वाला टेबल 5 के ऊपर भेजें। 5 1s are 5। अब 5 वाला टेबल 1 के ऊपर गया है, अब 5 वाला टेबल 5 के ऊपर गया है 1 टाइम्स, ठीक है। उस 1 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे इस 432 के साथ, तो ये वैसे ही आ जाएगा 432। उसके बाद है प्लस और उसके बाद इस 1 को आप डिवाइड करवाएंगे 5 के साथ, यानी कि जो 1 है इस वाला टेबल भेजेंगे 5 के ऊपर। 1 वाला टेबल 5 के ऊपर 5 टाइम्स जाएगा। 1 5s are 5, तो 5 टाइम्स गया है टेबल। उस 5 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 32 के साथ। अगर आप 32 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करवा दें तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 160, ठीक है जी। उसके बाद इन दोनों को आप ऐड कर दें तो यहाँ पे आएगा 592 और नीचे 5 है। अगर आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर आएगा 118.4 और यहाँ पे हमें आंसर मिलना है डिग्री फ़ारेनहीट के अंदर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आंसर टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट स्केल इज 118.4 डिग्री फ़ारेनहीट, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। यहाँ पे हमने सिंपली उस टेम्परेचर को जो कि डिग्री सेल्सियस में गिवन था हमने उसको डिग्री फ़ारेनहीट में चेंज करना था। फार्मूला भी क्वेश्चन के अंदर गिवन था, सिर्फ इसकी स्टेटमेंट ही बड़ी थी, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन के अंदर तकरीबन वही कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर यूज़ किए थे। यहाँ पे एक फादर है और एक उसका सन है, यानी कि बाप बेटा हैं दोनों। उनकी एजेस के दरमियान हमें रिलेशंस गिवन है, 2 रिलेशंस गिवन है। इन दोनों रिलेशन से 2 इक्वेशंस बनेंगी और इन दोनों इक्वेशंस के रिजल्ट में हमने सन की एज बतानी है 6 साल पहले कि, यानी कि जो इस वक्त प्रेजेंट टाइम है इससे 6 साल पहले उसकी क्या एज थी, ये हमने बताना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है।
द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड द सन इज 72 ईयर्स, यानी कि एक बाप और बेटे की जो उम्रें हैं उनका सम 72 है। ये हमारे पास पहली कंडीशन है, यहाँ से हमें पहली इक्वेशन मिलेगी। दूसरी कंडीशन है 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन, कि 6 साल पहले जो बाप है उसकी उम्र बेटे से 2 गुना थी। ये हमारे पास दूसरी कंडीशन है, यहाँ से हमें दूसरी इक्वेशन मिलेगी। इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंबाइन करना है, यानी कि इनको हमें आपस में कैलकुलेट करना है और उसके बाद हमने जो फाइंड करना है वो यहाँ पे हमें पूछा हुआ है। व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो। आप अब ये फाइंड करें कि जो सन है उसकी एज 6 साल पहले क्या थी। तो आइए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। हियर इज अवर सॉल्यूशन। सबसे पहले उनकी जो एजेस हैं वो हम फर्ज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं लेट द एज ऑफ फादर and son are A and B respectively। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि जो फादर है वो क्योंकि पहले आ रहा है तो उसकी जो एज है वो पहले वाली है, और जो सन है ये क्योंकि बाद में आ रहा है तो इसकी जो एज है ये बाद वाली है। फादर की एज इस वक्त ए है और इस वक्त जो सन है इसकी एज बी है। तो हमारे पास इनकी जो मौजूदा उम्रें हैं वो आ चुकी हैं। फादर और सन की मौजूदा उम्रें हैं ए और बी, और इनकी जो मौजूदा एजेस हैं इनके दरमियान हमें रिलेशन पहली कंडीशन में बताया हुआ है, वो ये है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड द सन इज 72 ईयर्स, कि जो फादर है और सन है उन दोनों की जो एजेस हैं उनका सम है 72 ईयर्स, यानी कि जो उनकी मौजूदा एजेस हैं ए और बी इन दोनों का सम है हमारे पास 72। तो हम पहली कंडीशन को यहाँ पे यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ए प्लस बी इज इक्वल टू 72। ठीक है जी, ये हमारे पास पहली कंडीशन है और हमें जो इक्वेशन मिली है पहली कंडीशन से इसे हम नेम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद हम यूज़ करते हैं अपनी दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन लिखी हुई है 6 ईयर्स अगो के बारे में, कि 6 साल पहले उनकी उम्रों के अंदर क्या रिलेशन था। 6 साल पहले उनकी उम्रों में ये रिलेशन था द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन, यानी कि जो बेटा है उसकी एज से फादर की एज डबल थी। तो यही हमने अब लिखना है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग, और ब्रैकेट में ये भी लिख देते हैं 6 ईयर्स अगो, क्योंकि जो दूसरी कंडीशन है ये 6 ईयर्स अगो के बारे में है। 6 ईयर्स अगो हमारे पास क्या कंडीशन थी कि जो फादर की एज है वो 2 टाइम्स है सन की एज की। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है -6 और यहाँ पे मैंने लिखा B-6। स्टार्ट में मैंने बात की थी कि जो फादर है उसकी मौजूदा उम्र है ए और सन की मौजूदा उम्र है बी। इन दोनों की मौजूदा उम्रें हैं ए और बी, तो 6 साल पहले इनकी जो उम्रें होंगी वो ए और बी से 6-6 साल कम होंगी। तो फादर की 6 साल पहले जो उम्र होगी वो होगी A-6, और जो सन है उसकी जो 6 साल पहले एज है वो होगी B-6। ठीक है, तो 6-6 साल कम होंगी। और 6 साल पहले की इनकी जो एजेस हैं उनके दरमियान जो रिलेशन है वो हमें इस सेकंड कंडीशन के अंदर दिया हुआ है। द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन, जो फादर की एज है वो सन की एज से 2 टाइम्स है, यानी कि सन की एज को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो फिर फादर की एज आती है, यानी कि जो फादर है उसकी उम्र डबल है सन की उम्र से। देखें, अब बच्चे अक्सर यहाँ पे गलती करते हैं कि ये कंडीशन लिखते हुए वो 2 यहाँ पे लगाने के बजाय यहाँ पे लगा देते हैं कि अगर फादर है उसकी एज अगर डबल है तो हम फादर की एज के साथ ही 2 लगा दें क्योंकि उसकी एज डबल है। ऐसा नहीं करना। जो फादर है हमें ये पहले से पता है कि जो फादर है उसने तो बड़ा ही होना है, फादर की एज ऑटोमेटिकली ज़्यादा होनी है, और जो सन है उसकी एज हमेशा कम ही होती है क्योंकि बाप की उम्र ज़्यादा होती है और उसके बच्चे की उम्र हमेशा कम होती है। तो अगर बाप की उम्र ज़्यादा है बच्चे की उम्र कम है और आप 2 अगेन बाप की उम्र के साथ लगा देते हैं तो उसकी उम्र पहले से ज़्यादा थी, 2 लगाने की वजह से उसकी उम्र और डबल हो जाएगी, तो उसकी उम्र फिर ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे साइन है इक्वालिटी का, आपने दोनों साइड्स को करना है बराबर। अब ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि हमारे पास मिसाल के तौर पे फादर की एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है 40 और जो सन है उसकी एज है हमारे पास 20। अगर आपने इन दोनों को बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे भी तो यही केस है कि फादर की एज डबल है
और जो सन है उसकी एज से फादर की एज है डबल। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको 2 यहाँ पे लगाना है। मिसाल दे रहा हूँ कि इसको आपने 2 यहाँ पे क्यों लगाना है, उसके लिए मैं यहाँ पे आपको मिसाल दे रहा हूँ। यहाँ पे आपने 2 लगाना है, तो फिर ये साइड भी 40 होगी और ये साइड भी 40 होगी। लेकिन अगर आप वही बात सोचेंगे जो पहले मैंने कही है कि बच्चे जहाँ पे गलती करते हैं, आप ये सोचें कि फादर की एज क्योंकि उन्होंने मैं डबल बताई है तो हम फादर की एज के साथ 2 लगाएं, इधर 2 ना लगाएं। अगर आप इधर 2 लगाएंगे तो देखें फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि यहाँ पे अगर आप 2 लगाते हैं तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा, और यहाँ तो आपने कुछ भी नहीं लगाया होगा तो 20 का तो 20 ही रहना है। तो क्या अब ये दोनों बराबर हो गए? अब ये दोनों बराबर नहीं हुए। तो दोनों साइड्स अगर आपने बैलेंस करनी है तो 2 आपने छोटी एज के साथ लगाना है, यानी कि सन की एज के साथ लगाना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है उससे हमें ये इक्वेशन मिली है, उसको हम मज़ीद एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट a माइनस 6 इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करवा दें ब्रैकेट के अंदर, ये हो जाएगा हमारे पास 2b माइनस 12। उसके बाद आप 2b को इधर ले आएँ, a माइनस 2b हो जाएगा, और माइनस 12 को आप उधर ही रहने दें, और माइनस 6 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से हमारे पास जो a माइनस 2b है ये बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो दोनों के साइंस डिफरेंट हैं, माइनस होंगे, आंसर 6 आएगा, साइन बड़े नंबर वाला यानी कि माइनस 6। उसके बाद यहाँ से आप a की वैल्यू फाइंड कर लें। a की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो a को आप यहीं पे रहने दें, और जो 2b है इसको आप उधर ले जाएं तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा 2b, और साथ यहाँ पे उधर माइनस 6। अब यहाँ पे 2b यहाँ पे पड़ा हुआ था, आप इसको इधर ही रहने देते, इधर आप इसको बेशक ना ले आते, यहाँ पे इसको हम इस साइड के ऊपर ले आए, ये गैर ज़रूरी था। आप ये स्टेप बेशक स्किप कर दें, इसको यहीं पे रहने दें। माइनस 6 को आप सिंपली इधर ले आएँ, कैलकुलेट करें और ये आंसर आप निकाल लें। a की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ चुकी है। अब देखिए a की वैल्यू आपके पास जो आई है इसे आप नेम दें इक्वेशन नंबर 2 का। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 थी। अब देखें जब भी आपके पास किसी क्वेश्चन के अंदर 2 कंडीशंस गिवन होती हैं तो उनसे आपको मिलती हैं 2 इक्वेशंस। आप उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, फिर आपको उन दोनों नंबर्स की वैल्यूज़ मिलती हैं। यहाँ पे दोनों नंबर्स हैं a और b, इनकी आपको तब वैल्यूज़ मिलती हैं जब आप उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। एक तो मेथड वो है जो हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर किया था कि दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड किया था। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि आप उन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दें, और तीसरा मेथड ये हो सकता है कि आप एक से वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर दें। तो यहाँ पे हम ये काम करेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें हमें a की वैल्यू मिल रही है, इस a की वैल्यू को हम डायरेक्टली पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो यही काम हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं यूजिंग 2 in 1, जो इक्वेशन 2 है इसे आप यूज़ करें इक्वेशन 1 के अंदर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, अब जो a है इसकी जगह आप ये वाली वैल्यू पुट करें a की 2b माइनस 6, और आगे b वैसे लिखें प्लस b, और ये बराबर है 72 के। ठीक है जी। अब यहाँ पे 2b है, यहाँ पे एक b है, तो दोनों मिल के हो जाएंगे 3b। 3b इज इक्वल टू 72, और 6 यहाँ पे माइनस का है तो उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, प्लस 6। दिस इम्प्लाइज दैट 3b इज इक्वल टू 78, इनको ऐड करेंगे तो 78 होगा। 3 यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ b चाहिए, तो 3 को आप इधर भी डिवाइड करवा दें, इधर भी डिवाइड करवा दें, तो आंसर आपको मिलेगा b की वैल्यू जो कि आपको मिलेगा 23 के बराबर। ठीक है जी। इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो 23 आएगा। आपको मिल गई है b की वैल्यू 23। अब देखें ये b है क्या जो आपको वैल्यू मिली है, पहले आप ये देखें कि ये वैल्यू क्या है और आपको क्या चाहिए, पहले आप ये डिसीजन ले लें। जो b है पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि ये क्या है। यहाँ पे देखिए हमने जो स्टार्ट में सपोज किया था वो ये था, लेट द एज ऑफ फादर एंड सन आर a एंड b। अब फर्ज करें फादर और सन की जो एजेस हैं वो a और b हैं। स्टार्ट में ही मैंने कहा था कि ये जो a और b हैं ये उनकी मौजूदा उम्रें हैं, उनकी प्रेजेंट एजेस हैं। इस टाइम जो उनकी एजेस हैं वो है a और b। हमें मिली b, इसका मतलब है जो सन है उसकी प्रेजेंट एज हमें मिल गई है, 23 ईयर्स ओल्ड है वो। लेकिन हमें सवाल में क्या चाहिए, सवाल में हमें ये चाहिए व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो, कि जो बेटा है उसकी एज 6 साल पहले क्या थी। हमारे पास ये जो एज है इसकी वो तो है प्रेजेंट एज जो हमने यहाँ पे सपोज की थी, हमें चाहिए इसकी 6 साल पहले की एज, तो वो इसी से ही फाइंड हो सकती है। आप इसमें से 6 को माइनस कर देंगे तो आपके पास इसकी जो 6 साल पहले की एज है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नीचे सन्स एज 6 ईयर्स अगो इज इक्वल टू b माइनस 6। ठीक है, जो b माइनस 6 है वो इसकी 6 साल पहले की एज है। b की वैल्यू पुट करें 23
इसमें से आप 6 को माइनस कर दें तो आपके पास जो आंसर है वो है 17। ठीक है जी, तो इसकी 6 साल पहले की एज है 17। साथ यूनिट भी लिखें कि एज आप किस में मैयर कर रहे हैं, एज आप मैयर कर रहे हैं ईयर्स के अंदर, क्योंकि टाइम है, टाइम की काफ़ी सारी यूनिट्स हैं। सेकंड भी टाइम का यूनिट है, मिनट भी टाइम का यूनिट है, घंटा भी टाइम का यूनिट है, और उसके बाद दिन जो है ये भी टाइम का यूनिट है, हफ्ते, महीने, साल, किस में आप इसको मेजर कर रहे हैं ये साथ लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने प्रॉफिट की परसेंटेज बतानी है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, मीरा बॉट ए टॉय फॉर Rs 1500 एंड सोल्ड फॉर Rs 1520 रुपीज़, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। हमने प्रॉफिट की परसेंटेज बतानी है। यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है जो कि 1500 है, और हमें सेल प्राइस दी हुई है जो कि 1520 रुपीज़ है। अब इस डेटा को यूज़ करके हमने प्रॉफिट की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम प्रॉफिट की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। हियर इज आवर सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, इसको हम सिंपल करके लिख देते हैं CP, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 1500, और उसके बाद हमारे पास है सेल प्राइस, इसे हम सिंपल करके लिख देते हैं SP सेल प्राइस, और ये हमारे पास 1520, और ये रुपीज़ के अंदर है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होगा प्रॉफिट, कि उसको कितना प्रॉफिट आया है, फिर उसके बाद हम प्रॉफिट की परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट भी है प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट है वो है हमारे पास सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब हमें कैसे पता चला कि हमने सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करनी है, कॉस्ट में से हमने सेल को नहीं माइनस करना। वो हमें ऐसे पता चला कि हमारे पास जो सेल प्राइस है वो ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कम है, इसीलिए उसने हमसे प्रॉफिट पूछा है। प्रॉफिट उसी वक्त आता है जब सेल प्राइस ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस हमारे पास कम हो। तो हमारे पास प्रॉफिट था, इसीलिए हमने सेल में से कॉस्ट को माइनस किया है। अगर हमसे पूछा जाता लॉस, जब लॉस पूछा जाता है तो उस वक्त जो सेल प्राइस होती है वो कम होती है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि हमें चीज़ मिलती महंगी है और वो बिकती सस्ती है, इसीलिए जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा होती है, उसमें से फिर आप सेल प्राइस को माइनस करते हैं तो आपके पास लॉस आता है। लेकिन यहाँ पे हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना था, सेल प्राइस ज़्यादा थी, इसमें से हमने माइनस किया है कॉस्ट प्राइस को। तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो अब कैलकुलेट होगा। जो सेल प्राइस है वो है 1520 और जो कॉस्ट प्राइस है वो है 1500। तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट आ गया 20 रुपये का। ठीक है जी, Rs 20 हमारे पास जो है वो प्रॉफिट है। अब हमने कैलकुलेट करनी है जी प्रॉफिट की परसेंटेज। इस फार्मूला को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर है प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हमें आया है यानी कि 20 रुपीज़ ओवर कॉस्ट प्राइस, जितने की चीज़ खरीदी है, मल्टीप्लाइड बाय 100, और इससे आपको फिर मिलती है परसेंटेज। यहाँ पे आप परसेंटेज का साइन भी लगा दें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये सवाल जहन में पैदा हो सकता है कि यहाँ पे नीचे कॉस्ट प्राइस क्यों आनी है, नीचे सेल प्राइस क्यों नहीं आनी। नीचे कॉस्ट प्राइस इसलिए आनी है, अब इसके बारे में आपको मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा कि यहाँ पे हमने कॉस्ट प्राइस से लिखनी है प्रॉफिट के नीचे। पॉइंट ये है कि अक्सर ये कहा जाता है कि हमें जो भी चीज़ खरीदनी है या बेचनी है और उसके ऊपर हमें अगर प्रॉफिट चाहिए तो हमें वो सबसे सस्ती जगह से लेनी चाहिए, यानी कि हमें वो चीज़ वहाँ से लेनी चाहिए जहाँ से हमें वो सबसे सस्ती मिलती है, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो उसकी कॉस्ट प्राइस के अंदर होता है, ना कि सेल प्राइस के अंदर। जो सेल प्राइस होती है वो तकरीबन कंट्रोल्ड होती है। जो लेने वाला होता है अगर उसको एक जगह से चीज़ महंगी मिल रही है तो वो दूसरी जगह से जाकर सस्ती ले सकता है। तो चीज़ को बेचते हुए हम ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रख सकते। अगर हम चीज़ को सस्ता ख़रीद लें तो तब हमें उससे अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो अगर आप सस्ती चीज़ ख़रीदें तो आपको प्रॉफिट अच्छा मिल सकता है। इस पॉइंट को आप याद रखते हुए ये याद रख सकते हैं कि प्रॉफिट के नीचे हमेशा उसकी कीमत ख़रीद आती है, यानी कि उसकी कॉस्ट प्राइस आती है। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे कॉस्ट प्राइस है, ऊपर हमारे पास प्रॉफिट है, साथ आपने 100 से मल्टीप्लाई करवाना है क्योंकि यहाँ पे आप उसकी परसेंटेज ले रहे हैं। जब भी किसी आपने चीज़ की परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है तो साथ आपने 100 से मल्टीप्लाई करवाना होता है। इधर जब 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर हम इधर परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ये साइन लगाना ज़रूरी है क्योंकि वैसे तो हम किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। अगर 100 से मल्टीप्लाई करवाएं तो इक्वेशन जो होती है दोनों साइड्स की वो अनबैलेंस हो जाती है। तो इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए आपने अगर 100 लगाया तो फिर इधर भी आपने ये लगा दिया परसेंटेज, कि आप फिर परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया और साथ हमने परसेंटेज का साइन लगा दिया। यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दें। हियर इज अवर प्रॉफिट परसेंटेज
दिस इज इक्वल टू प्रॉफिट हमारे पास है 20, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 1500 और साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है 100 को। ये दो जीरोज इन दो जीरोज के साथ कैंसिल हो जाएंगी। दिस इज इक्वल टू 20/15। इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करवाएं तो आपके पास आंसर आएगा 4/3 और इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1.33%। ठीक है जी। तो जो टॉय ख़रीदा था मिरा ने उसके ऊपर उसको जो प्रॉफिट आया है उसकी परसेंटेज है यहाँ पे 1.33। तो हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने टैक्स कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज आर 9,60,000। जो तैयब है उसकी सालाना इनकम है 9,60,000। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज Rs 1,30,000 और वो अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता वो अमाउंट है 1,30,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट का ये मतलब है वो अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता वो अमाउंट 1,30,000। अब टोटल उसकी इनकम है 9,60,000, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता वो है 1,30,000। 1,30,000 को आप 9,60,000 में से माइनस कर देंगे, फिर जो बाकी अमाउंट बचेगी वो अमाउंट वो होगी जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। और हमने फाइंड क्या करना है वो ये है, हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75% कि इस रेट के ऊपर उसने कितना टैक्स अब देना है। तो सबसे पहले हम वो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे जिसके ऊपर टैक्स लगता है, फिर हम टैक्स को कैलकुलेट कर लेंगे उस अमाउंट की हेल्प से। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। हियर इज आवर सोल्यूशन। जो उसकी टोटल इनकम है वो पहले हम लिखते हैं। टोटल इनकम है उसकी 9,60,000 और जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो भी लिख लेते हैं। एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो बराबर है 1,30,000 के। दिस इज इक्वल टू 1,30,000। ठीक है, इसके नीचे लिख रहे हैं एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो 1,30,000 है और उसकी जो टोटल इनकम है वो है 9,60,000। 9,60,000 और एग्जेम्प्टेड है 1,30,000। उसके बाद हमने वो अमाउंट देखने हैं जिसके ऊपर टैक्स लगना है। टैक्स उस अमाउंट के ऊपर लगना है जो 1,30,000 के अलावा है, यानी कि 1,30,000 को अगर आप 9,60,000 में से माइनस करते हैं तो पीछे जो कुछ भी बचता है उसके ऊपर टैक्स लगना है। तो हम यहाँ पे अब लिखते हैं टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम जो है वो बराबर होगी 9,60,000 माइनस 1,30,000 के। ठीक है जी। तो ये आ जाएगी तकरीबन 8,30,000, तकरीबन नहीं बल्कि एग्जैक्ट 8,30,000 ही आएगी। तो ये 8,30,000 वो अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स लगना है। अब इसी अमाउंट के ऊपर हमने टैक्स कैलकुलेट करना है, लेकिन टैक्स हमने कितना कैलकुलेट करना है हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें यहाँ से पता चलेगा। उन्होंने हमें बता दिया है। यहाँ पे उन्होंने पूछा है हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75% कि इस रेट के ऊपर वो कितना टैक्स पे करेगा। इस रेट का ये मतलब है कि जिस अमाउंट के ऊपर उसने टैक्स देना है उस अमाउंट का 0.75% उसने टैक्स के तौर पे देना है। तो हमने अब इस अमाउंट का 0.75% कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो कि टैक्सेबल इनकम है, इसके ऊपर उसने टैक्स देना है। तो इसी का हम 0.75% कैलकुलेट करते हैं जो कि असल में टैक्स के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टैक्स इज इक्वल टू, टैक्स अब किसके बराबर है, टैक्स बराबर है 0.75% ऑफ दिस अमाउंट 8,30,000। ठीक है जी। 8,30,000 का जो 0.75% है वो हमारे पास टैक्स के बराबर है। तो इसका 0.75% किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 0.75/100 इंटू 8,30,000। ठीक है। हमने अगर इसका 8,30,000 का 10% कैलकुलेट करना होता तो हम करते 10/100। अगर हमने इसका 20% कैलकुलेट करना होता तो हम कैलकुलेट करते 20/100 मल्टीप्लाइड बाय दिस अमाउंट। लेकिन हमने इसका कैलकुलेट करना है 0.75%, तो इसीलिए हमने 0.75/100 किया है। तो यहाँ से ये दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगी इन दो जीरोस के साथ। तो ये बराबर हो जाएगा 0.75 इंटू 8,300, सिर्फ दो जीरोस रह गए यहाँ पे। उसके बाद ये डेसिमल पॉइंट ख़त्म कर दें तो यहाँ पे हमारे पास अब टैक्स आ जाएगा 75 अब देखिए हमने डेसिमल पॉइंट ख़त्म किया, तो डेसिमल पॉइंट की जगह आप नीचे 1 लगाएंगे और साथ आप इसके दो जीरोस भी लगाएंगे, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के आगे 2 डिजिट्स हैं।
तो 1 के साथ 2 ज़ीरोज़ लगनी है। उसके बाद आप साथ मल्टीप्लाई कर दें 8300, ये 2 ज़ीरोज़ अगेन इन 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल होंगी, तो हमारे पास बचेगा 75 इंटू 83, ठीक है, यानी कि 75 इंटू 83। इनको अब अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 6225, यानी कि 6225, और साथ इनके आपने यूनिट लिखने की क्या चीज़ है, ये रुपीज़ है, ठीक है जी। तो हमारे पास ये टैक्स आ गया, हैंस टैक्स इज RS 6225, ठीक है, ये हमारे पास टैक्स है जो कि उसने पे करना है अपनी टैक्सेबल इनकम के ऊपर। तो हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर हमें 2 इनकम्स गिवन थी, एक हमें तैयब की टोटल इनकम गिवन थी, एक हमें वो इनकम गिवन थी जिसके ऊपर टैक्स माफ़ है। हमने उसकी टोटल इनकम में से जिसके ऊपर टैक्स माफ़ है वो इनकम माइनस की, तो उसकी टैक्सेबल इनकम हमारे पास आ गई। उसके बाद हमें वो शरह गिवन थी या फिर वो परसेंटेज गिवन थी जिसके ऊपर उसने टैक्स देना था, हमने उसकी टैक्सेबल इनकम की वो परसेंटेज फाइंड कर ली, तो हमारे पास टोटल टैक्स की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर हमने कंपाउंड मार्कअप कैलकुलेट करना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन दिस अमाउंट। इस अमाउंट के ऊपर कंपाउंड मार्कअप कैलकुलेट करें फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए। हमें सबसे पहले अमाउंट गिवन है कि किस अमाउंट के ऊपर कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। उसके बाद हमें वो टाइम गिवन है कि कितने टाइम के लिए आप ये फाइंड करें, वो 1 ईयर है। एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली, कि वो सालाना कितनी कंपाउंडेड होती है, 14%, ठीक है, यानी कि 14% उसके अंदर सालाना इजाफा होता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ें गिवन है पहले हम वो काउंट कर लेते हैं कितनी चीज़ें हमें गिवन है। सबसे पहले हमें वो अमाउंट गिवन है, एक चीज़ हो गई, टाइम गिवन है 1 साल हो गया, 2 चीज़ें, और उसके बाद हमें परसेंटेज गिवन है, वो रेट गिवन है, यानी कि कंपाउंडिंग का रेट हमें गिवन है जो कि हमारे पास 14%। तो हमें यहाँ पे 3 चीज़ें गिवन है, हमने अब कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। तो हम इसका सोल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हियर इज द सोल्यूशन। सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है हमारे पास, वो है 3,75,000, 3,75,000। और उसके बाद हमें जो गिवन है वो टाइम है, टाइम है हमारे पास 1 ईयर। और उसके बाद हमें रेट गिवन है जिसके ऊपर हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। रेट है जी हमारे पास 14%, ठीक है जी। तो अब हम कंपाउंड मार्कअप का फॉर्मूला लिखते हैं। अगर हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। कंपाउंड मार्कअप इज इक्वल टू रेट ओवर 100 इंटू प्रिंसिपल, जो कि हमारे पास टोटल अमाउंट है वो, और मल्टीप्लाइड बाय टाइम, कि कितने टाइम के लिए हम कंपाउंडिंग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमें सब वैल्यूज पता है, तो हमारे पास कंपाउंड मार्कअप आएगा यहाँ पे। हियर इज अवर कंपाउंड मार्कअप इज इक्वल टू रेट हमारे पास 14 है, नीचे हमने 100 लिखना है। उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता है जो कि है 3,75,000, और उसके बाद टाइम हमें पता है जो कि 1 साल है। 2 साल के लिए होता तो 2 लिख देते, 3 के लिए होता तो हम यहाँ पे 3 लिख देते। इनको हम कैंसिल कर देते हैं 2 ज़ीरोज़ को इन 2 ज़ीरोज़ के साथ। उसके बाद 14 है और इधर है हमारे पास 3750। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 52,500 रुपीज़, ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। हैंस कंपाउंड मार्कअप इज 52,500 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने रियल नंबर्स का रियल लाइफ के अंदर यूज़ देखा है। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने काफ़ी टाइप्स के क्वेश्चंस देखे हैं। यहाँ पे हमने ऐसे क्वेश्चंस भी देखे हैं जिनके अंदर ट्रायंगल और रेक्टेंगल का कंसेप्ट था। यहाँ पे हमने ऐसे भी क्वेश्चंस देखे हैं जिनके अंदर एजेस का कॉन्सेप्ट था, यानी कि फादर और सन की एज यहाँ पे रिलेट हो रही थी। और हम यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चंस देखे हैं जिनके अंदर हमने टेम्परेचर्स को कन्वर्ट किया है। और उसके बाद हमने यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन देखे हैं जिसके अंदर प्रॉफिट लॉस का भी कंसेप्ट था। और एंड के ऊपर हमने
कंपाउंड मार्कअप का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व करेंगे।